नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस सारे में भ्रष्टाचार। इस सारे में भ्रष्टाचार क्या है और कैसे होता है और इसमें कौन कौन सपोर्ट करता है। भ्रष्टाचार में कौन कौन सपोर्ट करता है और उस सपोर्ट में दोस्तों आप भी हैं। आपका भी उतना ही सहयोग है जितना कि बाकी अधिकारियों का हो, डेवलपर्स का हो, प्रशासन का हो। आपका भी उतना ही सहयोग है। इस चीज़ को आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करते हो, मात्र अपने विषय के बारे में सोचते हो, अपने हित के बारे में सोचते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। यही चीज़ डेवलपर सोचता है, यही चीज़ अधिकारी सोचता है, यही चीज़ प्रशासन सोचता है। राज्य के बारे में कोई नहीं सोचता है। राज्य के बारे में कोई नहीं सोचता है। लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। इसीलिए ये भ्रष्टाचार आज इतना चरम पे है। कारण क्या है दोस्तों? आज राजनीति जो भी चल रही है, किस चीज़ की राजनीति, मुझे बताया जाए। क्या आप जानते हैं राजनीति किस चीज़ की चल रही है? आज पिछले 10 सालों से देश में सिर्फ राजनीति चल रही है धर्म के नाम पे। क्या? धर्म के नाम पे। जबकि राजनीति का असली उद्देश्य, जो राजनीति का राजधर्म है, उसका पालन हो ही नहीं रहा है। और धर्म की परिभाषा की बात करते हैं। धर्म क्या है दोस्तों? धर्म को अगर कोई अच्छे से समझे या कोई समझाए, उसका मीनिंग क्या है, तो किताबों में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है। धर्म का मतलब होता है, कोई सोसाइटी नहीं होती दोस्तों। धर्म का मतलब होता है अपना कर्तव्य। अपना कर्तव्य। भगवद गीता में कहा गया ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो क्या वो धर्म की बात हो रही? नहीं। धर्म का मतलब, धर्म और अधर्म ये दो चीजें होती हैं। धर्म वो है जो लोगों के लिए कार्य किया जाए, जो लोगों के लिए हो, लोगों से हो, लोगों द्वारा हो, वो होता है धर्म। लोगों के हितों के लिए, लोगों के न्याय के लिए, लोगों के उपकार के लिए, लोगों के परोपकार के लिए, वो धर्म है। और इसके विपरीत जो करता है, किसी को हानि पहुंचाता है, किसी को तकलीफ देता है, किसी से जैसे ब्लैकमेल करता है, वो होता है अधर्म। जो संसार की कुनीतियों पे चलते हैं वो अधर्म है। राजनीति का मतलब क्या है? स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, सुशासन। क्या है राजनीति का अर्थ? स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सुशासन। ये है राजनीति, ये है राजधर्म। इसके अलावा तो कोई राजनीति का राजधर्म है ही नहीं। और दोस्तों, राजनीति शब्द जो होती है, क्या आपको लगता है राजनीति शब्द कहीं किसी भी पुराने जो हमारे अभिलेख हैं, कहीं राजनीति शब्द वर्ड सुना? उस समय होती थी दोस्तों राज्य की नीति, राज्य चलाने की नीति। क्योंकि राज्य इसलिए कहा गया है कि भारत देश राज्यों में बटा हुआ था। ये पोरोस और सिकंदर के काल की बात कर रहा हूं मैं। राज्यों में बटा हुआ था। उस चीज को एकत्रित करने के लिए भी 2-3 पीढ़ियां बीती। 2-3 पीढ़ियां बीती, तब जाके भारत देश एकत्रित हुआ। ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत देश आया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में भी पूर्ण भारतवर्ष नहीं था, जो कि उड़ीसा, कलिंग के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया था।
और ना कलिंग उनके अधीन हुआ था। तो भी एक पार्ट जो कलिंग बड़ा राज्य था और जो कभी भी किसी से नहीं हारा था, उस कलिंग को अधीन में लाने के लिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक, मतलब आप सोचिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक, मतलब 3 पीढ़ियां होने के बाद भारतवर्ष का निर्माण हुआ था। तो ये चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि उस समय राज्यों में बटा था तो राजनीति चलती थी। अभी आपने देखा होगा महाभारत के काल में क्या कहा जाता था, कोई नीति होती थी तो बोलते थे विदुर नीति। कौन सी नीति? विदुर नीति। क्योंकि उस समय विदुर से बड़ा कोई नीतिज्ञ नहीं था, नीतिवान नहीं था, इसलिए ने उस समय विदुर नीति कहा गया। और यही आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहा गया चाणक्य नीति। लेकिन आज इसको बनाया गया राजनीति। राजनीति का असली अर्थ होता है राज करने की नीति। राज करने की नीति उसको बोलते हैं राजनीति। और राज्य नीति, जो राज्य को चलाने की नीति होती है, वो राजनीति होती है। तो दोस्तों, राजनीति को बदल के इन लोगों ने राजनीति कर दिया। राजनीति खुद के लिए होती है और राजनीति राज्य के लिए होती है। तो दोस्तों, हम राजनीति का मुद्दा नहीं उठाएंगे, हम ये चीज़ भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के बारे में तो आएंगे तो ये राजनीति और राजनीति ये तो आना ही है, क्योंकि इनका जो मेन सूत्र है भ्रष्टाचार का, वो तो यहीं से पनपता है। इसके आगे तो बोल नहीं सकते हैं। जब हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं वो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सुशासन को छोड़ के धर्म की राजनीति करेंगे तो करप्शन तो होगा, तब भ्रष्टाचार तो होगा ही। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं वीडियो एसआरए में भ्रष्टाचार की। तो पहली शुरुआत भ्रष्टाचार की शुरुआत होती आपके यहाँ पे जब सर्वे होता है तब। पहले टेबल सर्वे होता था। टेबल सर्वे उस समय डिपार्टमेंट के अधिकारी आते थे और जो भी सर्वेयर होते थे उनके पीछे बिल्डर्स के लोग रहते थे, जो हार्लिंग्स कहिए, उनके जो पेड वर्कर्स होते हैं वो, और उनके अंडर में बहुत से लोग ऐसे होते थे कि जो कुछ न कुछ, तो आप समझ रहे हो, कुछ रकम दे के अपने फ़ायदे के लिए अपना काम करवाते थे। शुरुआत भ्रष्टाचार की वहीं से होती है सारे में। अब बायोमेट्रिक का समय आया। मैंने बायोमेट्रिक में क्या क्या कहा? मैंने बायोमेट्रिक में कहा ना कि बायोमेट्रिक करने के लिए जो भी लोग आते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं हैं। उनको डिपार्टमेंट ने, कंपनी को टेंडर दिया हुआ है, उनको अपॉइंट किया हुआ है सर्वे के लिए, और इसीलिए वो एसआरए की तरफ से आते हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं हैं, फिर भी अपने आप को बताते हैं कि वो गवर्नमेंट से भी बड़े हैं। ये मेरा आंखों देखा हाल है दोस्तों। मैंने देखा है 2-2 हज़ार में सर्वे कर रहे हैं। रूम पार्टीशन मारा है किसी ने, भाई 2,000 रुपये ला, हाँ चलो भाई इनका पार्टी सर्वे कर दो, और वही किसी गरीब के पास नहीं है तो भाई उनके झोपड़े होने के बावजूद सर्वे नहीं होता है। जबकि बायोमेट्रिक हो या टेबल सर्वे हो, झोपड़े अगर 2 दिन पहले भी बने हैं तो उनका भी सर्वे में एंट्री होना चाहिए। ये नियम है, ये नियम है। अब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? ये जो लोग आते हैं ये अपनी मनमानी करते हैं। इनकी कंप्लेंट कीजिए, स्टेट डिपार्टमेंट बोलता है भाई मेरे अंडर में नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, आप सीओ एसआरए से बात कीजिए।
आप इनके पास जाइए, आप उनके, बस यही चीज़ें इनके यहाँ लगी रहती है, बाकी इनके पास कोई जवाब नहीं रहता। आप कभी भी जाके देखिए। मैं खुद गया था, वहाँ देश पांडे मैडम थी। अभी फ़िलहाल में, अभी वही है या अलग है मुझे नहीं मालूम। फ़िलहाल ही मैं 5-6-7 महीने पहले का ना कंप्लेंट फाइल किया था मैंने बोला कि भाई हमारे यहाँ बगल में एक एसआरए है जिसके अंदर 2003 में एनेक्चर बना था, 2002 में, सॉरी 2002 में एनेक्चर बना था, और उस एनेक्चर को हमने 2005 में निरस्त करवा दिया कि भैया एनेक्चर बराबर नहीं है, इसका रीवेरीफाई किया जाए। एसआरए ने ऑर्डर दिया, उनका जो भी एनेक्चर था उसको रीवेरिफिकेशन गया, अभी तक रीवेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो मैडम ये पुराना जो सर्वे प्लान लेके ये जो आपके यहाँ से जो लोग गए एम्प्लॉई, वो पुराने प्लान के देख के कैसे सर्वे कर रही है, ये मुझे बताइए। अगर वो एनेक्शल 2 रीवेरिफिकेशन में गया है तो सर्वे प्लान भी आपका स्टक डाउन हो चुका है। अब मैडम कहती मुझे पता नहीं है, मैं सर्वे के बारे में जानती नहीं हूँ, मुझे कोई बोला गया है, मेरा काम ये है नहीं, मैं स्टेट डिपार्टमेंट की हूँ। तो ये अलग अलग तरीके के इनके बहाने रहते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्रॉपर वे पे आपको कोई भी डिपार्टमेंट में बताएगा नहीं कि आपको प्रॉपर वे कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। तो शुरुआत तो वहीं से करप्शन की हो जाती है, शुरुआत तो वहीं से करप्शन की हो जाती है। ऐसे ऐसे करप्शंस होते हैं ना यहाँ पे दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे। मैं आपको एविडेंस के साथ बता दूँ तो आप मानेंगे कि दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ ना, मैं बिना एविडेंस की कोई बात नहीं करता हूँ। अब आप लोग क्या करते हो, भाई सर्वे हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, एनेक्चर की पहली यादी बनी। अब यादी के अंदर जो लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे हुआ है, जिनका डॉक्यूमेंट 2000 के पहले के हैं और डॉक्यूमेंट देने के बावजूद वो अपात्र क्यों हुए? उनको तो अपात्र होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बायोमेट्रिक कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट डेटा सेंटर पे आपको अपलोड हो रहे हैं, आप वेरिफिकेशन करोगे, फिर पात्रता डिसाइड होगी। तो आखिर क्या बात है कि 2000 के पहले के डॉक्यूमेंट है फिर भी आदमी अपात्र हो जा रहा है? कारण ये पूरा संगठन होता है जो पूरी प्लानिंग से किया जाता है। अब पहला तो उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ होता है सोसाइटी का। सोसाइटी ये चाहती है कि भाई इसमें ज़्यादा लोग पात्र नहीं हों, जो हमारे फेवर के लोग हैं वही पात्र हो। अगर ये ज़्यादा लोग पात्र हो गए, जो एक्चुअल सभी पात्र हो गए, तो आने वाले समय में हमें सोसाइटी से, कमेटी से उतार देंगे ये लोग, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी ज़्यादा। और इस चीज़ को डिपार्टमेंट भी अनदेखी करता है कि भाई यहाँ पे जो मेंबर्स हैं कितने हैं और सोसाइटी का इलेक्शन कितने लोगों के बीच में लिया जा रहा है, ये नहीं देखती हो, क्योंकि सब मैनेज्ड होता है। मैं बताता हूँ ना, मैनेज्ड होता है। एआर डिपार्टमेंट में आपको अगर सोसाइटी का इलेक्शन लेना है लोगों के लिए, एक सोशल काम है, लोगों की भलाई के लिए परोपकारिता का काम है, उसके लिए भी आपको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो आपको इलेक्शन का डेट नहीं मिलेगा। अभी आप देखिए हमारे यहाँ का मैटर, अभी ये 9 मई को सुनील सिंधे जो प्रशासक की अपॉइंट हुई थी 2023 में, ये 2024 में ख़त्म हो जाएगी। कितने दिन बचे दोस्तों? 7 दिन। लेकिन साल भर का समय हमारी जो निबंधक है, सहायक निबंधक संध्या बाबनकुले मैडम ने जो दिया था, उनको ज़बरदस्ती अपने कानून का उपयोग करते हुए, जो कि कहीं भी 77A में 1 साल का प्रावधान नहीं है इलेक्शन के लिए, उन्होंने 1 साल के लिए बैठाया। और 1 साल से सुनील सिंधे जी ने वहाँ पे कोई भी काम नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है। क्या बाबनकुले मैडम को ये नहीं पता है कि भाई 250 लोगों की
जिंदगियों का सवाल है कि उनको कोई लेना देना नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। लोग मरे या जिए उनका काम होना चाहिए, और वो वही कर रही है, वो वही कर रही है। अब ये तो मैंने आपको सबूत दे दिया। ये साल भर से प्रशासक का काम क्या होता है? जब आपको अपॉइंटमेंट किया, प्रशासक का कार्य ये है कि प्रशासक सबसे पहले आपके क्षेत्र में पब्लिश करेगा लेटर कि भाई मुझे 77 में अधिकार प्रदान ये दिया गया है, अधिकार दिया गया है, और मैं आज से ये कमेटी का प्रशासक हूँ, और पिछली कमेटी को बर्खास्त कर दी, उनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी हो, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नाम ये है और मेरा फ़ोन नंबर ये है। और ये पेड लेटर पब्लिश किया जाता है। पब्लिश करने के बाद लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो सुने जाते हैं, नहीं तो लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग लगाई जाती है। मीटिंग में प्रशासक पूछता है कि भाई आप लोगों को तकलीफ़ क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है। उन सब चीज़ों को लेके लेखा जोखा एआर के पास रखेगा। एआर उन चीज़ों पे उनको ऑर्डर देगी कि भाई इनका इलेक्शन लगाइए और इनकी कमेटी इनको हैंडओवर कीजिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे जो भी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी जो है साई दुर्गा, उसमें जितने भी सदस्य हैं, तो मुश्किल से 5-7 लोगों ने सुनील शिंदे को देखा होगा, जो कि मेरा केस चलता है, मेरे साथ जाते हैं तो देख। अदरवाइज़ किसी को नहीं मालूम है कि सुनील शिंदे है कौन, और ना सुनील शिंदे ने कोई एक्टिविटी किया है। और सुनील शिंदे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है, प्राइवेट से उनको अपॉइंट किया गया है एज ए प्रशासक, और उन्होंने यहाँ पे इतना गलत काम किया है। सुनील शिंदे ने मुझसे कहा था कि ठाकुर, आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर में मैं नहीं आ सकता, वहाँ बैठने के लिए मुझे बैठने की कोई जगह हो तो बताइए। मतलब सब ठीक है, बैठने की जगह में हम करते हैं। उसके बाद से उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। अब ये बताइए कि हमारे यहाँ पे बिल्डिंग का ढांचा खड़ा हुआ है। पहली की जो सोसाइटी, बोगस सोसाइटी थी, वो वहाँ पे बैठ के ऑफिस खोल के बैठी हुई थी और फुल मज़े ले रहे थे एसी के। और जैसे ही कमेटी बर्खास्त होती है, ऑफिस का बोर्ड गायब हो जाता है और बोलते हैं यहाँ ऑफिस थी ही नहीं। लेकिन सुनील शिंदे जी कहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कि मेरे पास अधिकार नहीं है। तो मैं सुनील शिंदे जी आपसे पूछना चाहता हूँ, बगल में खोतवाड़ी भीमवाड़ा का मैटर है, वहाँ भी सेम आपको अपॉइंट किया गया है 77A में, जबकि वहाँ की सोसाइटी ने आपको हैंडओवर नहीं किया, अभी तक ताबा नहीं दिया है। उनका मैटर हाई कोर्ट में चालू है। उसके बावजूद भी आप एसआरए की बिल्डिंग में वहाँ पे ऑफिस लेके बैठे हुए हैं। तो वो ऑफिस का आपको किसने ताबा दिया है, ये आप मुझे बताएंगे? रिटर्न रूप से बताएंगे ताबा किसने दिया? वहाँ तो सोसाइटी की ऑफिस थी नहीं, हो तो एसआरए के फ्लैट्स थे। तो उसमें आपने कैसे ऑफिस बना लिया, किसके बोलने से बनाया? क्योंकि वो चीज़ आपको बिल्डर ने प्रोवाइड किया। मैं जानता हूँ, डिजर्वा बिल्डर ने प्रोवाइड किया, और उसी के लिए आपने यहाँ पे बायोमेट्रिक के समय लेटर हेड का यूज़ किया और लोगों से अपील किया अपने सिग्नेचर दे के कि भाई लोग बायोमेट्रिक करें। अब प्रशासक का काम बायोमेट्रिक करवाना है? सुनील शिंदे जी, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएंगे प्रशासक का काम बायोमेट्रिक करना है? मतलब ये जो चीज़ें हुए, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? तो दोस्तों, ये दूसरा भ्रष्टाचार मैंने आपको बताया जो सुनील शिंदे द्वारा और ये सहायक निबंधक बावनकुले मैडम द्वारा किया गया। तीसरा भ्रष्टाचार बावनकुले मैडम का तो मैंने आपको 10 बार बता चुका हूँ कि फॉल्सिफिकेशन रिपोर्ट देना तो उनके बायात का खेल है, जो कि मैंने रिपोर्ट की कॉपी वगैरह सब कंप्लेंट भी फाइल करके रखा हूँ। अब चौथा भ्रष्टाचार मैं ओपन करने जा रहा हूँ दोस्तों, उस चीज़ को देखिए, मैं तथ्यों के साथ में बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ये सारे के ऊपर मेरे जैसे वो भी भाषण देते रहते हैं, मैं भी भाषण देता हूँ, उनमें और मुझे फ़र्क नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं सच्चाई बयान करता हूँ, सच्चाई बयान करता हूँ। कारण क्या है कि मैंने झेला हूँ।
मैं उस भट्टी में तपा हूँ 2000 से, तो आज भी तप ही रहा हूँ। मैं बाहर से नहीं हूँ, मैं आप में से एक हूँ। मेरे कोई फ्लैट्स नहीं है। मेरे यहाँ जो लोग आते हैं उन्होंने देखा होगा मैं किस परिस्थिति में रहता हूँ। आज जो भी मेरे दर्शक जो यहाँ मेरे मुझसे मिलने के आ चुके हैं, वो समझते हो कि मेरा कहना मैं कितना सत्य बोल रहा हूँ। कि मुझे कोई शर्म नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लेके जाता हूँ, भले वो कूड़ा करकट हो कुछ भी हो, मैं रहता हूँ। आपको आना पाइए, आपकी मर्जी, मेरी नहीं। मैं अपनी मजबूरी में वहाँ पे रह रहा हूँ क्योंकि प्रशासन की जो भी प्रशासन ने वहाँ पे किया हमारे साथ में, जो 250 का प्रोजेक्ट आज 12 साल से 12-13 साल से अभी भी अधूरा पड़ा है और घर नहीं है, तो गलती किसकी? प्रशासन की, मतलब भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार के चलते हुए रुका है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं एक और बड़े भ्रष्टाचार की। शायद अगर आप समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, बताऊंगा मैं। दोस्तों मैटर ऐसा है, बात 2016 की है। 2016 में हमारे मैटर में 13-2 चल रहा था, अरे सॉरी 33-38 की नोटिस चल रही थी। उस समय हमारे घर टूटे नहीं थे और हम डिप्टी कलेक्टर इंक्रोचमेंट के पास, उस समय कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब उनको सक्षम प्राधिकारी का नाम था, लेकिन उनको बुलाया जाता था डिप्टी कलेक्टर इंक्रोचमेंट। और उसके बाद फिर वो बांद्रा 1 हुए, बांद्रा 2 हुए। तो उस समय बांद्रा 2 में स्वाति कार्ले, जो बांद्रा 2 होने के बाद पहली जो यहाँ पे जो नियुक्ति हुई थी सक्षम प्राधिकारी की, स्वाति कार्ले मैडम थी। उनके समय उन्होंने 33-38 का नोटिस निकाला था। हमने उस 33-38 के नोटिस में ये लगाया कि मैडम ये 14/12/2016 को सीईओ साहब ने डेवलपर के ऊपर 13-2 की नोटिस निकाला है। 14/12/2016 को सीईओ साहब के यहाँ पे सीईओ साहब ने डेवलपर पे 13-2 की नोटिस निकाला है। उस 13-2 की नोटिस में उन्होंने क्या कहा है वो बताता हूँ। उन्होंने पहला कहा है कि योजना स्वीकृति दिनांक, मतलब जिस दिन योजना को एक्सेप्ट किया गया, प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, वो है 4/4/2008। उसके बाद प्रमाणित परिशुद्ध निर्मित झाल्याचं दिनांक, मतलब जिस दिन सर्टिफाई एनेक्शल 2 इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब फाइनल हुआ, वो है 31/8/2009, मतलब 31/8/2009 को। फिर आशय पत्र दिल्याचा दिनांक, मतलब आशय पत्र मतलब सुधार LOI दिया गया 16/11/2010 को। दोस्तों डेट याद रखिएगा, 16/11/2010 को। फिर उसमें हुआ सुधारित LOI, रिवाइज किया गया। रिवाइज LOI डेटेड 5/12/2014, 5/12/2014। अब बांधकाम आराखडा आयोग दिल्याचा दिनांक, मतलब जो आयोग सबमिट किया है, दिया है, उसका दिनांक, तो वो डेट है निरंक, मतलब अभी तक दिया नहीं गया है। और ये किस दिन दे रहे हैं लोग, नोटिस कभी दे रहे हैं दोस्तों? 14/12/2016। और उसके पहले 13-2 हमारे पर चालू है, 14/12/2016। फिर उसके बाद पुनः से इमारती जो त्यापर्यंतचे बांधकाम प्रमाणपत्र क्लीन सीसी मिला है या नहीं। जब आईओ नहीं मिला तो क्लीन सीसी मिलने का सवाल ही उठता है, वहाँ भी निरंक। अब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है 5/12/2014 के बाद 14/12/2016 तक डेवलपर ने कोई भी काम नहीं किया है, इसलिए डेवलपर को 13-2 की नोटिस निकाली गई है कि ऐसा लग रहा है कि आप काम करने में रुचि नहीं रख रहे, उसका आप खुलासा कर रहे, नहीं था आपको हटाया क्यों नहीं जाए, डेवलपर बदली क्यों नहीं जाए, इसके 13-2 की नोटिस निकाली गई। अब दोस्तों यहीं से होती है भ्रष्टाचार की शुरुआत। अब देखिए इतना हमने वहाँ पे 33-38 में
कहा कि भाई ये बिल्डर बदली हो रहे तो ये 30 नोटिस लागू नहीं होती जब तक ये नोटिस का फैसला नहीं होता है। लेकिन कंप्लेंट अथॉरिटी ने एक नहीं सुनी, ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया। उसके बाद एडिशनल कलेक्टर में वहाँ पे हम लोगों को मजबूरी में भाड़ा अपना बढ़ा के सेटलमेंट करना पड़ा और घर तोड़ना पड़ा। चलिए अब वो भी हो गया। अब उसके बाद पूरा प्लॉट खाली हो गया। पूरा प्लॉट खाली होने के बाद तकरीबन 2020 अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने से डेवलपर ने बिल्डिंग बनाने का काम चालू किया। मतलब खाली कभी हुआ 16 एंड में, नहीं 17 में खाली हो गया। अब ये चीज़ समझिए, आपको 17 से लेके 20 तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब ये क्या कर रहे हैं, खाली एक्सकेवेशन का काम कर रहे हैं, मतलब खड्डा खोदने का, क्योंकि इनको तो बनाना था अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड बनाना वो भी कितना, 2 लेवल बेसमेंट, 1 लेवल आपका लोअर ग्राउंड फ्लोर, 1 लेवल ग्राउंड फ्लोर। अब ये समझ लिए तकरीबन 45 से 50 फीट इन लोगों ने वहाँ पे डिगिंग किया, एक्सकेवेशन। अब उसमें कितना समय जाएगा दोस्तों? तो इनका जो बिल्डिंग बनाने का काम चालू हुआ 2020 सितंबर अक्टूबर से चालू हुआ। अब जब इन्होंने 269 का फ्लैट बनाया तो मैंने पूछा, सर 269 क्यों बनाया? तो वहाँ से मुझे बोला गया कि भाई 8/8/2016 को हमने सीसी दिया है। दोस्तों डेट याद रखिए, 8/8/2016 को सीसी दिया है, जबकि 13(2) की नोटिस कब आ रही है? 14/12/2016। मतलब ये 8वें महीने में इनको सीसी मिली है। 14/12/2016 को सीओ साहब लिख के दे रहे हैं कि भैया इनको आयो भी नहीं मिला है, सीसी भी नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये जो सीसी है बैकडेटेड है या नहीं है, आप मुझे कमेंट में लिखिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप क्या कहते हैं इस बारे में मुझे बताइए। ये सीसी बैकडेटेड है या नहीं है? कि भाई जो या तो मतलब सीओ साहब जी जो थे वहाँ पे, और क्या नशे में नोटिस निकाले थे? आसिम गुप्ता साहब थे उस समय। आसिम गुप्ता साहब ने नोटिस निकाला था चेंज ऑफ डेवलपर का, वो भी सुओ मोटो लिया गया था कोर्ट के ऑर्डर पे। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वो खाली इसी मैटर में नहीं दिया था, मुंबई के मैटर में ऑर्डर दिया था कि जो भी डेवलप काम नहीं करता है तो 13(2) की कार्रवाई करो। तो उस पर सुओ मोटो में इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो क्या उस समय जो ये डिटेल सीओ साहब ने दिया है वो गलत है? अगर गलत है तो भी करप्शन है, सही है तो भी करप्शन है। तो दोस्तों 4 महीने पहले ये बता दिए कि भैया सीसी दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये जो नोटिस दी गई है 14/12/2016 को, इस नोटिस के ऊपर आज तक कोई भी ऑर्डर्स नहीं हुए हैं। अभी तक ये अबेंस में पड़ी हुई है। अब भी आज के डेट तक एक अबेंस में पड़ी हुई है, इस पर कोई ऑर्डर नहीं निकला हुआ है कि इस नोटिस का हुआ क्या। और ये नोटिस पेंडिंग होते हुए बिल्डर की पूरी बिल्डिंग बन गई, उसमें कॉमर्शियल पूरा बना दिया 90%, रिहैब का 50% काम हुआ है, जो कि रिहैब बनाने की मूड में तो है ही नहीं। इसी मैटर पे मैंने लड़ाई लड़ा और ये मैटर मैंने भेजा दोस्तों, ये मैटर मैंने भेजा दिल्ली तक। ये मैटर मैंने भेजा दिल्ली तक। देखिए ये दिल्ली तक भेजा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक। किस लिए क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में, ये डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? ये बैकडेटेड सीसी बनाने लगे, क्योंकि नोटिस तो निकली थी, ये हमारे समय में निकला था, हमने उसी समय निकाल के 13(2) के उस पर ऑर्डर में भी है, 38 के ऑर्डर में भी है कि नोटिस हुई है। तो ये सीसी कहाँ से आई? अब डिपार्टमेंट अधिकारी बोलते रहे बैकडेटेड सीसी बना ही नहीं सकते।
तो मैंने पूछा सर बैकडेट सीसी नहीं बना सकते तो क्या सीईओ साहब भांग खा के नोटिस निकाले थे क्या? तो आप लिख के दीजिए ना भाई, मुझे आप मुझे लिख के दीजिए कि भैया सीईओ साहब ने गलत नोटिस निकाला है। अब ये पता चले कि जो सुपरविजन जिसके पास है वो गलत है कि नीचे अधिकारी गलत है। जो अधिकारी हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वो गलत है या सीईओ साहब गलत है, अब इसका तो पहले फैसला होना चाहिए ना। तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्यों नहीं, क्यों बचाया जा रहा है? एक दूसरे को क्यों बचा रहे हो आप लोग? अब ये जब मैटर खुला तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, बोले यार ठाकुर को शांत करो, बिल्डर को बुलाओ। ए भाई 300 कर रहे क्या? नहीं कर रहा है, मैं तो कार्रवाई करूँगा, पहले बोल देता हूँ मैं। तब उधर से वहाँ पे 300 का एरिया डिक्लेयर किया गया और मुझे बोला सर अभी आपका हो गया 300 मैटर का, लेकिन मुझे आपको ये बताना जरूरी था ये करप्शन क्या है, ये भ्रष्टाचार क्या है। इसके लिए मैंने बोला ना दोस्तों, एसआरए में जो मैं बताऊंगा कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ एविडेंस पे बोलता हूँ, मैं खुला बोलता हूँ। मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं डिपार्टमेंट, भाई एविडेंस है मेरे पास, और एविडेंस में जो कॉपियाँ हैं आपकी ही है, मेरी नहीं है। ये आप अपने ऑफिस में बैठ के आप लोग गिल्ली डंडा छुपम छुपाई खेल रहे क्या ये पेपर के साथ से? ये सीईओ साहब जवाब देना मुझे। अभी तो भाई लोखंडे साहब तो चले गए, रिटायरमेंट हो गए। 1 तारीख से मनोज कल्याणकर जी आए, सीईओ साहब की कुर्सी पे पोस्ट लिए हैं। अब देखते हैं मनोज कल्याणकर जी क्या करते हैं, इस चीज़ पे कार्रवाई करवाते हैं या वो भी इसको दबाने की बात करेंगे कि भैया दबे रहने दो, बिल्डर को बुलाओ, काम कराओ। काम क्या करो मतलब समझे? बिल्डर को क्यों बुलाया जाएगा? बिल्डर को नहीं, पब्लिक को बुलाओ। स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी नाम है दोस्तों, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, SRA का फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म है उसका। मैं कभी और समझाऊंगा किसी वीडियो में, किसी और वीडियो में समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या, क्योंकि आज वीडियो लंबी हो रही है और इसका फुल फॉर्म बताने जाऊंगा ना तो कम से कम आधा घंटा और चला जाएगा। एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे, अभी फिलहाल इस पर हम बात खत्म करते हैं कि अभी इसमें बचा हुआ है। अब दोस्तों मुझे बताइए, ये जो नोटिस है रूल के हिसाब से कानून कहता है कि अगर एक नोटिस कोई भी जिंदा है तो उस नोटिस के चलते वहाँ पे कोई भी अप्रूवल नहीं हो सकता है जब तक कि उस नोटिस का खुलासा ना हो, उस नोटिस का फाइनलाइजेशन ना हो, उस पर ऑर्डर्स नहीं आए। तो बताइए 2016 से आज तक नोटिस पेंडिंग है डिप्टी कलेक्टर एसआरए के पास, डिप्टी कलेक्टर एसआर के नोटिस पेंडिंग है। तो क्यों, क्या कारण है कि नोटिस होने के बावजूद डिपार्टमेंट ने पहले तो स्वाति कार्यालय मैडम जी हम लोगों को ऑर्डर पास कर दिया कि घर खाली करो। यदि मान लीजिए यदि, किंतु परंतु कदाचित सीईओ साहब अगर इतने हॉनेस्ट होते हैं और इस मैटर में अगर बिल्डर को टर्मिनेट कर देते और ये स्वाति कार्यालय मैडम की वजह से हमारी झोपड़ी टूट गए होते हैं तो भाई हम तो कहीं की नहीं रहते ना। मैडम जी, स्वाति कार्यालय मैडम जी, आप तो चली गई यहाँ से, लेकिन ये इसमें आपने भी भ्रष्टाचार किया है। नोटिस होने के बावजूद आपने ऑर्डर पास किया है, ये करप्शन है, यही है करप्शन। हम सीधे साधे लोग थे, हमारे माध्यम नहीं था, हम इस चीज़ को आगे बढ़ा नहीं पाए, लेकिन आज हमारे पास चैनल है, हम चैनल्स के, इस चैनल से ही जागो इंडिया जागो के थ्रू लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि किसने क्या कब और कैसे किया है। ये तो अधिकार है ना हमारा। तो दोस्तों ये चीज़ समझिए, ये चीज़ के अंदर अभी मैं आपको बता देता हूँ, नोटिस की कॉपी बता देता हूँ मैं। ये देखिए नोटिस की कॉपी है, इसको चाहिए तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, मैं देख रहे हैं उसको मैं अच्छे से डाल दूंगा ताकि आप पढ़ लीजिएगा। ये नोटिस की कॉपी है, इसका दूसरा पेज भी बताता हूँ मैं, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है, निरंक वगैरह सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। डेट दिख रही है, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, ये सीईओ साहब की सिग्नेचर्स। अब यहाँ पे ये सोचिए, इतना बड़ा कांड
बैकडेटेड सीसी भी आ जाती है। मतलब बिल्डर का कितना प्रभाव है। और हमारे यहाँ पे जो सर्वे पावतियाँ डिपार्टमेंट ने मिसप्लेस कर दी है, उसके बारे में क्या? तो ये जो राजनीति, जो सत्ता, जो सरकार बैठी है, वो क्या कर रही है? मैं इसके लिए कहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग राजनीति इसलिए किया कि राजनीति, जहाँ राजनीति पहुंची वहाँ करप्शन पहुंचा बस। क्योंकि राजनीति नहीं, राज्य नीति, इसका सही उच्चारण राज्य नीति है, राजनीति नहीं है। राजनीति मतलब खुद के राज करने की नीति, मतलब दूसरों को दबाओ और राज्य करो, ये है राजनीति। और राजनीति, राज्य की नीति मतलब राज्य को चलाने की नीति, राज्य को विकास करने की नीति, वो नीति होती है। राजनीति है, राजनीति खुद के लिए करते हैं। अब इसमें तो आपको कोई संदेह नहीं है कि पता नहीं कितने नेता आज भी जेल में पड़े हैं। अब वो कितनी सच्चाई है ये आप जानते हैं, या हम जानते हैं, या लोग जानते हैं। अब वो आगे देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ये तो करप्शन आपके समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या आपको लगता है कि ये डिपार्टमेंट सही काम किया है? यहाँ के 250 लोगों के साथ न्याय किया है बैकडेटेड सीसी बना के? मैं तो बैकडेटेड ही बोलूँगा भाई, मैं बैकडेटेड। ये सीसी बाद में बनाई गई है बिल्डर को बचाने के लिए। तो ये कारण है भ्रष्टाचार का। ऐसे कई भ्रष्टाचार है दोस्तों जो मैं उजागर करूँगा धीरे धीरे एक एक करके। इन्होंने जो जो कांड किए ना वो मैं करूँगा। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू भरी जाती है ना दोस्तों, उसमें भी छूट दे देते हैं। क्या कारण है कि गवर्नमेंट को जो पैसे मिलने वाले, अरे भैया गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, गवर्नमेंट के पास पैसे जाएंगे, लोक कल्याण निधि में जाएंगे, लोगों के भलाई के लिए काम होंगे, तो उस पैसे को क्यों छोड़ा जाता है? अब हमारे यहाँ पे इतना बड़ा वायलेशन था जिसको 2.5 करोड़ रुपए में भर के इन्होंने सेटलमेंट कर लिया। भैया तुम्हारे नोटिस मैंने पूछा सर 2.5 करोड़ कैसे होगा, मुझे बताइए भाई। 2.5 करोड़ उसकी पेनल्टी हुई, बोला 2.5 करोड़ होता, मतलब सर उसका 10 टाइम्स पेनल्टी है। सर्कुलर नंबर 150 देखिए ना। बोले कैसे लगेगा? अरे बोला सर आपने नोटिस दिया है, FIR हुआ है वहाँ पे, कैसे आप बोल रहे कैसे होगा? विदाउट परमिशन 10 टाइम पेनल्टी, मतलब 2.5 का 25 करोड़ रुपया हुआ। मतलब इन लोगों ने कितने पैसे खाए? 27.5 करोड़ रुपए खा गए सरकार की तिजोरी का 27.5 करोड़ का नुकसान हुआ है दोस्तों। सरकार इसके ऊपर बैठा है और इस चीज़ का मुआयना करे कि भैया पैसे क्यों नहीं भरवाए गए, ये छोटी सी रकम लेके क्यों मैटर ख़त्म कर दिया गया। जहाँ पे 25 करोड़ का पेनल्टी है वहाँ पे आपने सिर्फ 2.5 करोड़ लिया। तो सर्कुलर क्यों बनाते आप? फिर सर्कुलर में क्यों लिखा गया है कि भैया नहीं 10 टाइम पेनल्टी मारेंगे अगर आपने गलत किया तो किया ना गलत सर, बिना सीसी, बिना परमिशन इन्होंने पूरी बिल्डिंग खड़ा कर दिया। किसकी? रिहैब नहीं, सेल बिल्डिंग, जबकि रिहैब का काम ही नहीं हुआ और सेल बिल्डिंग पूरी खड़ी हो गई, कंप्लीट कर दिया इन्होंने। डेमोलिशन हुआ उसके ऊपर, दिखावा, लेकिन हुआ तो सही। MRTP में नोटिस हुई, MRTP में FIR हुआ, सब कुछ तो हुआ, तो फिर 10 टाइम्स पेनल्टी क्यों नहीं ले रहे हैं? अब 10 टाइम पेनल्टी में 27 करोड़ में अधिकारियों ने कितना हिस्सा बांट लिया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे तो 100% लगता है कि भाई ये 27 करोड़ रुपया बचाने के लिए अधिकारियों का हिस्सा तो पक्का होगा। अधिकारियों को अगर ये लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो दीजिए मुझे नोटिस, मैं भी पूछता हूँ ना कि भैया चलो ठीक है ना, नोटिस दियो तो मैं भी चलता हूँ कोर्ट में कि सिर्फ 2.5 करोड़ कैसे हो सकता है? 2.5 करोड़ अगर उनका लीगल है तो 10 टाइम पेनल्टी 25 करोड़ होना चाहिए। तो क्या इतना बड़ा वायलेशंस का मतलब उन्होंने 1.5 फ्लोर विदाउट सीसी बनाया था, 3rd फ्लोर और 2nd पार्ट, 1.5 फ्लोर उन्होंने विदाउट सीसी बनाया हुआ है सर। तो 1.5 फ्लोर का विदाउट सीसी, विदाउट परमिशन बनाया है, तो उसके 10 टाइम पेनल्टी में कितना, 25 लाख होगा। 10 टाइम पेनल्टी में 2.5 करोड़ ले रहे हो, क्या 25 लाख वाली पेनल्टी थी उसकी? स्क्वायर फीट कितना उसका देखा आपने? चंदनी साहब आपको पूछ रहा हूँ मैं, मीर चंदनी साहब,
ये मुद्दा आएगा आपके सामने। ये जो सरकारी रेवेन्यू की आप जो बंडेबाजी गुंडेबाजी कर रहे हैं ना, सब खोलूंगा मैं। अभी और एक दूसरा मैटर कर डाल रहा हूँ सर। जो यहाँ पे डेवलपर डायरेक्टरशिप चेंज हो रही है और उसके ऊपर आप सांध बैठे हैं, अब उसके ऊपर भी कल लेटर डाल रहा हूँ। देखिए पेनल्टी कैसे लेते हैं आप। लीजिए 5% पेनल्टी 50% प्रॉपर्टी के कॉस्ट के ऊपर। देखिए तो सही कितना कॉस्ट आता है, तो मालूम पड़ेगा। गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ाते हैं हम। भले गवर्नमेंट हमारे लिए करे या नहीं करे, लेकिन हम गवर्नमेंट की रेवेन्यू के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम बंधे हुए किससे? संविधान से। आर्टिकल नंबर 51 के तहत हम बंधे हुए कि हमारा ड्यूटी है, सरकारी संपत्ति या किसी चीज़ का नुकसान होता है तो उसका संरक्षण करना हमारी कर्तव्य है। उस कर्तव्य से बंधे हुए हम और करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये करप्शन के बारे में तो मैं समझाते रहूँगा, बताते रहूँगा फुल एविडेंस के साथ में। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय मास्टर।